वो जनरलाइज वे में नहीं था। जैसे ऑर्गेनिजम्स आपके जो बाइसेक्सुअल वाले होते हैं वो हम मोनोशियस भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं और बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। ठीक है, दोनों में बहुत एक मार्जिन लाइन का डिफरेंस होता है, बट एट आवर लेवल एनसीईआरटी लेवल पे हम सब तीनों के ही कंसिडर करते हैं। जब बड़ी क्लास में आप जब जाते हैं तो पता ही चलता है कि हर्माफ्रोडाइट का डेफिनेशन क्यों दिया गया, बाइसेक्सुअल का डेफिनेशन क्यों दिया गया, मोनोशियस का डेफिनेशन क्यों दिया गया। तो ये सारी बातें जो है ना हमको बड़ी क्लास में समझ। जैसे हम प्लेटिव एनर्जीज की बात करते हैं तो हमारा जो प्लेटिव एनर्जीज है सुनना होगा, हमारा जो प्लेटिव एनर्जी है वो कैसा है, या आप उसको कह सकते हैं बाइसेक्सुअल, बट उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस नहीं होता बल्कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दूसरी तरफ जो फ्री लिविंग एनिमल है आपका एनिलिडा का मेंबर है, स्पेशली आपका अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म भी आपका बाइसेक्सुअल, बट वहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों कंडीशन अलग है, एक की कंडीशन प्रोटोगाइनस है, एक की कंडीशन कहती है प्रोटेंडर्स है। अब नहीं पता आपको प्रोटेंडर्स क्या होता है, प्रोटोगाइनस है ना। गाइनस वर्ड आया गाइनेशियन से, गाइनेशियन का मतलब क्या होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्रोटो का मतलब होता है पहले, प्रोटो का मतलब पहले या फीमेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले डेवलप हो वो प्रोटोगाइनस है। और एंड्रस वर्ड आया जिससे एंड्रोशियन से लिया गया है और उसका मतलब होता है मेल पार्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले डेवलप होता है। अच्छा, ये पहले और बाद के डेवलपमेंट वाली बात सिर्फ और सिर्फ हम बाइसेक्सुअल एनिमल में ही करते हैं, हर्माफ्रोडाइट में करते हैं, मोनोशियस में करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका प्रोटेंडस कंडीशन, एक हो गया क्या प्रोटोगाइनस कंडीशन। ये सब भी जो है कंडीशन डेवलपमेंट कंडीशन डिपेंड करता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। कि कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो है बच्चे जो है डेवलप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने हनी बी के बारे में बताया ही है आपको। ठीक है, हमने बताया पार्थेनोजेनेसिस 3 टाइप की होती है, एरिनोटॉपी, थैलियोटॉपी, एम्फिटॉपी ना। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट ये थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन है, पता। तो ऐसे हर जगह है, आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता है। तो बेटा आज बहुत ही हल्का फुल्का सा टॉपिक है, अपने आप में एक लेंदी टॉपिक है, बट इट कैरी 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, नॉट मोर देन 2। 2 क्वेश्चन पूछेगा या सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, और वो जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है। अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया तो उनमें से कोई एक मैचिंग आप ढूंढिए, आपको आंसर मिल जाता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एनिमल्स में मैंने मतलब जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं अब तक, जितनी भी चीज आप पढ़ चुके हो सबको यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो। या क्योंकि आप रिपीटर के बच्चे थे इसलिए आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, नहीं तो जितनी एनिमल फिजियोलॉजी है पूरी की पूरी, एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और दूसरी भी कई सारे चैप्टर्स, इवन इवोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड होती हैं आपके एनिमल किंगडम के चैप्टर। सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। बेसिक्स आपको यहाँ से क्लियर करना होता है, उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने। अब क्योंकि आप लोग रिपीट वाले बच्चे थे इस वजह से हम लोगों ने आखिर में रखा है। तो कुछ टर्म्स हैं जैसे एनिमल्स की, ये जो है आपके कैरेक्टर्स है कि हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ता है कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू, टिश्यू से आपका ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। उसके बाद यहाँ पर हम आप जो बैठे हैं सबसे एलीट क्लास के सबसे एडवांस्ड जो है एनिमल वो, बिकॉज वी हैव कैपेबिलिटी टू थिंक, we have capability to execute the plan, we have capability to destroy the nature also, है ना। नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है। they obtain food by eating the other organisms like herbivore, carnivore or omnivore। तो
तो इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसे आप क्या बोलते हो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दो टाइप की न्यूट्रिशन पढ़ा है आपने, एक ऑटोट्रॉपिक पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा था। ये हेटेरोट्रॉपिक जो होता है ये आपका हर्बीवोर, कार्निवोर या ओमनिवोर, ये तीनों आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका सेप्रोफिटिक भी, पैरासिटिक भी, ठीक है, सेप्रोजोइक भी, ये सब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है, ठीक। सारे एनिमल्स, लगभग सभी एनिमल्स सेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। अब जैसे एडवांटेज होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का, क्या एडवांटेज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है, तो दोनों में फर्क आपको ये समझ में आता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर गैमीट का फ्यूजन होगा और जो दोनों गैमीट्स होंगे वो अलग अलग पेरेंट्स से आएंगे और ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन in the case of female gamete there will be the crossover and the chance of variation will be occur, वेरिएशन के चांसेस होंगे। तो सीधी सीधी सी बात है कि इवोल्यूशन में किसी भी मतलब जिस रिप्रोडक्शन का डायरेक्टली रोल प्ले होता है वेरिएशन के लिए वो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली रोल प्ले करता है किसमें, वेरिएशन के लिए, वेरिएशन कॉज करने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि नो टू बोथ इंडिविजुअल्स आर एलाइक, आ गया है ना, दो इंडिविजुअल्स एक जैसे कभी नहीं हो सकते, भले हम भाई बहन हैं, भाई भाई हूँ, ठीक है, वो दोनों भाई बहन इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ना हो तो वो कभी एक जैसे नहीं होते। उनका उनका फीचर, उनकी जो है फिनोटाइप जो आप देखोगे वो, या इवन जो है उनका जो बिहेवियर है, उनका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कभी नहीं करता है बल्कि वेरी करता है। वो वेरिएशन कहाँ से आया, हमने पढ़ा था मियोसिस, है ना। आइए आपको मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। And after that the all animals move in order to satisfy one of their basic needs for food, water, shelter, escaping danger। देखिए ये वाला वीडियो आपने देखा होगा शायद, जो हॉक है, चील कह लीजिए, शहबाज कह लीजिए, तो यूं ऐसे आता है, झपट्टा मारता है समंदर के अंदर ऐसे पानी में और मछली को पकड़ता है अपने पंजे में लेकर के उड़ जाता है। तो ये जो मामला है ना इनके भाई साहब का, ये है शिकार। ये क्या है, शिकार नहीं, ये शिकारी, ये है शिकारी। और पानी के अंदर जो मछली होगी वो है इसका शिकार, उसको पकड़ेगा लेकर के जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एनिमल जब मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसकी बेसिक नीड खाना, पानी, घर और डेंजर से बचना। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होता है अपने रेस को, अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करना, अपने आप की एग्जिस्टेंस को बनाए रखना। आखिर क्या जरूरत पड़ती है कि जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं वो हर साल ठंडी के सीजन में आपके आगरा, आपके अलीगढ़, आपके इलाहाबाद, आपके जो है हरियाणा, आप जो है बनारस जो है ट्रैवल करके जाती है। क्या साइबेरिया में खाना नहीं है, क्या साइबेरिया में पानी नहीं है, क्या साइबेरिया का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, चेंज हो चुका होता है। जिस वक्त हमारे यहाँ टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस वक्त साइबेरिया का टेम्परेचर -50, -40, -35 डिग्री टेम्परेचर होता है। एंड यू नो वेरी वेल ऑल द बर्ड्स आर होम्योथर्मिक लाइक वी। हमारे जैसे वो भी कैसी है बेटा, होम्योथर्मिक है, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। एट दिस एक्सट्रीम लो टेम्परेचर उस वक्त क्या होगा, हमारे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, तो उस वक्त हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी प्रॉपर वे में चल नहीं पाएगी। तो नेचर ने उनके अंदर ये माइग्रेटरी कैपेसिटी दिया, ये माइग्रेटरी बिहेवियर दिया कि वो वहां से मूव करें और मूव करके यहाँ पर। मैं एक माइग्रेटरी बर्ड्स का वीडियो देख रहा था, उसमें बताया गया कि माइग्रेशन के लिए उस बर्ड्स को जो है 90 ग्राम फैट की जरूरत होती है और उसकी पूरी बॉडी में जो है, उसकी पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो 80 ग्राम के आसपास का था, 80 ग्राम फैट, सॉरी 80 ग्राम फैट था।
तो अब उसको कई हजार मील का सफर तय करना था और बिना रुके विदाउट एनी स्टॉपेज। हम लोग तो अगर यहाँ से लखनऊ जाना होता है तो बीच में एक जगह रुकते जरूर है ताकि चाय वाय पी लें, 2 जगह रुक जाते हैं वह चाय पीने रिफ्रेशमेंट ले। बट वो बर्ड्स जो है वो कभी रुकती नहीं है। मुझे याद नाम नहीं आता है, याद आ रहा है एग्जैक्ट, बट वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। क्या हुआ कि एक एरिया से उड़ी, बीच में बहुत बड़ा जो है ओशन पड़ रहा, ओशन को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर वहां पर पहुंचती हैं। और बाद में जब इनको फिर से इंस्पेक्शन किया गया तो पता ये चला कि अभी भी इनकी बॉडी में 10 ग्राम ऑफ फैट जो है बचा। आखिर ऐसा कैसे मैनेज कर पाती है वो सारी बर्ड्स? ये बात उनको कैसे समझ में आती है कि हमें किस डायरेक्शन में उड़ना है, हमें कैसे उड़ना है, हमें झुंड में अगर उड़ना है तो किस शेप में उड़ना है? कभी भी आपने देखा होगा जो बर्ड जब ग्रुप में उड़ती है तो वो वी शेप के आकार में उड़ती है, कभी अलग अलग नहीं उड़ती। जो बंदा अलग उड़ता है उसमें वो जल्दी थक जाता है और सबसे पीछे रह जाता है। जो वी शेप में उड़ता है, वी शेप में देखिए उड़ती तो है वी शेप इस तरीके से, ठीक है, ये वी शेप, एक बर्ड आगे है, बाकी के पीछे है, एक के पीछे, एक के पीछे। तो क्या होता है कि यहाँ पर एयर का फ्रिक्शन इनके ऊपर, इनकी बॉडी पर कम लगता है, ताकि जो है एक तो बॉडी स्ट्रीमलाइन से इनकी पहले से ही होती है, ये उड़ते हुए चली जाती है। और फिर ये साइकिल बनी रहती है, चेंज होती है, ये वाली फिर थोड़ी देर में ये यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, फिर ये वाली इधर आ जाएगी, इस तरीके से ये उड़ती रहती है। और इस तरीके से नेचर में इनको ये जो बिहेवियर दिया, ये बिहेवियर एक्वायर्ड बिहेवियर नहीं किया, बल्कि ये बिहेवियर इसका इननेट बिहेवियर था। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जैसा बाय बर्थ उसको मिला था वैसा अभी भी है, और ये उसकी आने वाली पीढ़ी को भी जाएगा। अब क्योंकि अब हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया है बेवजह की, एक ही जगह पर हमने जो 25 मंजिले की बिल्डिंग बना दी। अब जो बर्ड साल भर पहले आकर के चली गई उसको जब उसी रास्ते में बिल्डिंग मिलेगी तो क्या हो जाएगा? रास्ता डेविएट हो जाएगा, उसका रास्ता भटक जाएगा, और इसी वजह से बहुत सारी बर्ड्स जो है अब उनकी डेथ हो जाती है रास्ते में। और दूसरा हमारा 5G का ट्रायल चल ही रहा है, उसके रेज इतने खतरनाक निकलते हैं कि बर्ड्स की जो है डेथ हो रही है। तमाम चीजें हैं, समझ गए, फूड के लिए, वाटर के लिए, स्केपिंग रेंजेस के लिए, ये सब चीजें। टाइप्स ऑफ फूड ईटर्स ये सब आप जानते हैं। कार्निवोर, ये भेड़िया देख रहे हो आप, ये भेड़िया देख रहे हो ना, ये खतरनाक वाला भेड़िया है, ठीक है। ये सब देखो, ये सब क्या है? हाथी है, गेंडा है, खरगोश है, बियर है, और ये क्या नाम है, जिराफ है, ठीक है, हिरन है, ये सब क्या है? हर्बीवोर है, प्लांट ईटर। एक आपका ये है, ये क्या खाता है? ये ओमनिवोर है, सब खाएगा, प्लांट भी खाएगा, मीट भी खाएगा। तो यहाँ पर इतनी जो डाइवर्सिटीज आपको दिख रही है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज दिख रही है। आप यहीं पर देख रहे हो, उल्लू दिख रहा है, एंटीटर दिख रहा है आपको, फिश दिख रही है, बटरफ्लाई, स्नेल दिख रहा है, वो उधर आपको मधुमक्खी दिख रही है, ठीक है। इधर आपको चमगादड़, वुल्फ, लिजर्ड, स्नेल, और ये जो है क्या कहते हैं, ये आपका ये इंसेक्टा का मेंबर है, और फिर ये आपको पूरा का भी इंसेक्टा का ही मेंबर है। ये सब आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ आप देख रहे हो। ये वेरिएशन होता क्यों है? इस वेरिएशन की वजह से क्या फायदा हो सकता है? आखिर ये वेरिएशन हुआ क्यों? दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर प्लांट भी एग्जिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी की बात अगर देखी जाए तो डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा एनिमल में ही क्यों पाई जाती है, प्लांट में क्यों नहीं पाई जाती, है ना? तो ये तमाम सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों क्यों? अब देखिए, यहाँ पर जो मूवमेंट वाली बात आती है, वो मूवमेंट क्यों होता है? उसी उसी की वजह से डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है। भाई इस वाली स्लाइड में आप देखिए, मैंने बताया कि all animals move in order to satisfy one of their basic needs, that is the food, water, shelter and escaping the danger। अगर आगरा में अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा है, यहाँ पर सूखा हो गया पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से, ठीक है, या आसमान से बादल फट गया और यहाँ पर फ्लड आ गया बहुत ज्यादा, यमुना नदी में बाढ़ आ गई, ताजमहल बह गया मान लीजिए, ठीक है, कुछ बचा नहीं, प्रलय आ गया, तो कौन यहाँ से माइग्रेट कर सकता है? वो माइग्रेट कर सकता है जिसके अंदर लोकोमोशन करने की कैपेबिलिटी होगी। एक अपाहिज आदमी जिसका कोई देखने वाला नहीं है और भूकंप आ रहा है, तो पहले आप बचोगे कि उसको बचाओगे?
ह्यूमन नेचर कहता है पहले आप बचे, ठीक है, फिर गुंजाइश रहेगी तो हीरो बाद में बनेगा। वो फिल्मों में होता है, वैसा फिल्मों में होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड लटकी है और आपकी किडनी नहीं है, फिर भी आप जाके फोटो बचा कर उसको ले आते हैं, सब फिल्म में होता है। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पर मैंने बताया जो मेन डाइवर्सिटी है एनिमल्स में, वो डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की वजह से। बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू they can move from one place to another place. Because of nervous tissue they can sense surrounding the environment, they can sense their danger, they can sense other animal behavior। ठीक है भाई, मैं कोई एनिमल हूँ, आप कोई एनिमल हो, आपको खतरा पहले से ही हो जाएगा कि ये जो सामने वाला एनिमल है इससे मुझे खतरा है कि नहीं। अगर नहीं है तो साथ में रहेंगे, और है थोड़ा दूर दूर रहेंगे। सिंपल सी बात। जब कोई डेंजर आएगा तो मस्कुलर टिश्यू की वजह से किसी मूवमेंट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, तो हम क्या करते हैं भाई, चलो यार अकाल पड़ गया, चलो ऐसा है तो चलो फिरोजाबाद चलो, हमने वहाँ माइग्रेट किया। कंडीशन वहाँ भी एडवर्स हुई, हम कानपुर चले, वहाँ एडवर्स हुई, इलाहाबाद चले। ठीक है, कहीं ना कहीं जहाँ कहीं पे भी हमें पानी मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, वहां पर हम आबाद हो जाएंगे, फिर से अपने आप को सर्वाइवल मोड में डाल देंगे। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट तो स्टैटिक होते हैं, प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे हैं, सारी एक्टिविटीज हो रही है उसको, हमारे हमारे जैसे एक्टिविटीज प्लांट के अंदर हो रही है, बट वहां पर क्या है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के ना होने की वजह से वो जैसी एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जा पाते। इसीलिए प्लांट की डाइवर्सिटी क्या है, लिमिटेड है, मतलब कम है, और एनिमल की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ये बेसिक रीजन होता है। और दूसरा रीजन तो वही है, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन करना। भाई देखो, हमको इलाहाबाद में सब मिल रहा था, ये था ये था ये था ये था ये, फिर हम क्यों चले आए घर छोड़ के आगरा? अरे ये स्पेशलाइजेशन नहीं, इसके लिए और इसके लिए जरूरत होती है हमको किसकी, मनी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। और बीइंग अ ह्यूमन हमें चाहिए जॉब, तो जॉब के लिए इंसान माइग्रेट करता है, जॉब के लिए इंसान माइग्रेट करता है। नहीं तो क्या, अगर हम जानवर होते, चार पैर पे चलने वाले होते, तो कहीं पे भी रहते हम, उनको क्या टेंशन थी। स्टडी बताती है कि एक एनिमल को जंगल में एक दिन के सर्वाइवल के लिए उसको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर को चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसका पेट भरता है। और हम ह्यूमन बीइंग 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 2 लाख की आबादी बच जाती है, 3 लाख की आबादी बच जाती है। एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डाल दिया, जितना आपके दयाल बाग की आबादी है उतना उसके वहां की 2 बिल्डिंग में आबादी आ जाएगी। ऐसा हो रहा है, आप जाइए मुंबई में, सर उठा करके देखेंगे, देखते देखते आपकी टोपी नीचे गिर जाएगी, बिल्डिंग की ऊंचाई तब खत्म होगी। 30-30, 25-25 मंजिला मकान है, पता ही चलता पूरा गांव बसता है। यहाँ पर जितनी बिल्डिंग की आबादी है उतने यहाँ पर गांव में पंचायती चुनाव हो जाता है, इसका फैक्ट। तो बेटा ये सारी चीजें हैं, तो ये आपने देखी। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं पहले बेसिक क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की। बेसिक क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो बेसिक क्राइटेरिया में सबसे पहला तो हम देखते हैं बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। इस 5 यूनिट क्लासिफिकेशन में एक फाइलम है, इसका एक किंगडम है,
आपका एनिमल, हम उसी की बात कर रहे हैं एनिमल। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है 3 टाइप से ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, सेल्यूलर और टिश्यू लेवल और आपका होता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये 3 बेसिक्स जो है इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं, ठीक है। तो एक सेलुलर होगा तो आप जानते हैं यहाँ पर ढेर सारे सेल्स आपस में एग्रीगेट करके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्योंकि इससे पहले की बात अगर हम करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका प्रोटोजोआ आता है, उसको अलग किंगडम में रखा गया प्रोटिस्टा, ठीक है। हालांकि वो भी यूकैरियोट है, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रोटोजोआ नहीं डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम एनिमेलिया की शुरुआत करेंगे फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल की बात कर रहे हैं तो ये सेलुलर लेवल जो है हमारा ये प्रिमिटिव हुआ, उससे एडवांस हमारा टिश्यू लेवल हुआ और सबसे एडवांस हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हुए। तो ये जो सेलुलर है ये तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि हम पोरीफेरा से शुरू होते हैं, हम पोरीफेरा से शुरू होते हैं बेटा, और पोरीफेरा से शुरू होकर के हम कॉर्डेटा तक जाते हैं। और इस पूरी जर्नी को हमने 2 स्टेशन में बांटा। पहला स्टेशन आपका क्या है कि पोरीफेरा से कहाँ तक बेटा, इकाइनोडर्मिटा तक, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मिटा तक, और फिर इकाइनोडर्मिटा के बाद आपको क्या आता है, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा से लेके कॉर्डेटा तक, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा से लेकर के कॉर्डेटा, तो ये जो पूरा पोरीफेरा से आपका इकाइनोडर्मिटा तक की जर्नी है, ये हम लोग सफर करते हैं इनवर्टिब्रेट नाम के ट्रेन से। और ये हेमिकॉर्डेटा से कॉर्डेटा तक की जो जर्नी है हम इसको सफर करते हैं कॉर्डेटा नाम के, सॉरी कॉर्डेटा से वर्टिब्रेटा के नाम से। कहीं पर प्रिमिटिव होगा, कहीं पर वेल डेवलप्ड होगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है ना। यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद सिफेलोकॉर्डेटा, आपका पोरीफेरा से लेके इकानोडर्मिटा, इकानोडर्मिटा से लेकर कितने आते हैं बेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में ही आपका वर्टिब्रेटा आता है, ठीक। इसको 2 कैटेगरी में ऐसे बांट दिया गया, फिर उसके बाद अभी इसमें जो है और भी इसमें क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन होते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपका पोरीफेरा से लेके इकानोडर्मिटा तक हम पढ़ते हैं इसमें इनवर्टिब्रेटा में पढ़ेंगे, या इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। तो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इवोल्यूशनरी ट्रेंड को। यहाँ से सेल शुरुआत हुआ और फिर यहाँ से हम कहाँ पर आ गए, ऑर्गन सिस्टम तक आ गए। डार्विन ने इसी को क्या कहा, डार्विन ने इसी को कहा डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, और कोई नई बात नहीं बताई उन्होंने, ठीक है। अब दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन आता है, क्राइटेरिया आता है, दूसरा क्राइटेरिया आता है आपका बॉडी प्लान के बारे में। कौन सा प्लान बेटा, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान यहाँ पर आपको 3 टाइप का बॉडी प्लान दिखाई पड़ता है, ठीक है। कितना बॉडी प्लान, 3 टाइप का। पहला बॉडी प्लान जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। और दूसरा जो दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं बच्चे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब
बॉडी प्लान। ठीक, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में क्या होता है कि जो भी हमारी सेल्स होती हैं वो आपस में लूजली अरेंज रहती हैं। कैसी रहती है बेटा? ये लूजली अरेंज रहती हैं आपस में ढेर सारी। और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल आता है आपका पोरीफेरा। क्योंकि हम जानते हैं पोरीफेरा हमारा क्या है बेटा? पोरीफेरा हमारा पोर बियरिंग एनिमल है, ये हमारा पोर बियरिंग एनिमल है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्जेस। और सभी स्पॉन्जेस कैसे होते हैं बेटा? सभी स्पॉन्जेस आपके सेसाइल होते हैं और सीडेंटरी नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? सेसाइल और सीडेंटरी नेचर के होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये एक ही जगह पर फिक्स होंगे, इसके अंदर मूवमेंट की कैपेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनका सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, उनको हम पोरीफेरा कहते हैं। यहाँ पर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है टिश्यूज का, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है ऑर्गन। उसके बाद आपका आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में मैंने बताया कि यहाँ पर एक सिंगल पोर होता है, इनकी बॉडी में सिंगल पोर होता है। और यही सिंगल पोर माउथ और एनस दोनों का काम करता है। माउथ और एनस दोनों का काम करता है। जैसे ये मैंने ये कमरे के बारे में बताया था ना, ये कमरा आपका है, ये कमरा जो है इसके अंदर सिंगल ओपनिंग आपको ये दिखाई पड़ रही है। ये सिंगल ओपनिंग क्या कर रहा है भाई? इसी से आप अंदर आते हो, इसी से आप बाहर जाते हो। ऐसा तो नहीं वो जो रोशनदान दिख रहा है वहां से निकलने की कोशिश करते हो, ऐसा तो नहीं है ना? इसी दरवाजे से आप अंदर आए, इसी दरवाजे, मतलब एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर जो ओपनिंग है, जैसे ये हाइड्रा है आपका, ये आपका हाइड्रा है। ठीक है, ये आपका हाइड्रा है, ये आपका हाइड्रा दिख रहा है। ठीक, हाइड्रा का ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोमा। ठीक है, ये इनकी बॉडी होती है और इनका फीडर डिस्क होता है, ये इनका टेंटिकल्स होता है। ठीक, तो ये जो सिंगल ओपनिंग है यहाँ पर, इसी के जरिए खाना अंदर आएगा और इसी के जरिए अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी जाएगा। कैसे? आप देखिए, इसका एक डाइसेक्शन हम आपको बना करके दिखाते हैं। ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है। ये ये तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का एग्जाम्पल आपका क्या हो गया भाई? इसका एग्जाम्पल हो गया सिलेंट्रेटा एंड प्लेटियम। सिलेंट्रेटा एंड प्लेटियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद एक अगला प्लान आता है, वो अगला प्लान है आपका है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब के अंदर ट्यूब, है ना? पता है, ट्यूब के अंदर ट्यूब। मान लीजिए आपकी बॉडी एक ट्यूब है और उसके अंदर दूसरी ट्यूब क्या है? आपका एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर दो ओपनिंग दिखाई पड़ती हैं। और ये दोनों ओपनिंग जो होती हैं, पहली वाली एंटीरियर वाली किसके लिए काम करेगी बेटा? एंटीरियर ओपनिंग जो होगी वो काम करेगी माउथ की तरह, और जो आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग होगी वो काम करेगी किसकी तरह? एनस की तरह। ठीक है, एकदम से याद कर लेना, माउथ को हम स्टोमा कहते हैं। ठीक है, और एनस को हम ड्यूटेरॉस से डिनोट करते हैं। आगे बताएंगे इसका फंक्शन, इसका जो है यूज कहाँ होता है। तो यहाँ पर दो ओपनिंग आपको मैंने दिखाई, ये आपके एनसीईआरटी में ये शायद डायग्राम बना हुआ है।
यहाँ देखिए ये माउस से शुरू हुआ है इसका, देखिए बेटा, दिस वन इज अ माउथ and this one is a hen. So there are two openings. Anterior one acts as a mouth and posterior one acts as a. तो ये सब किसमें पाया जाता है आप देख रहे हैं, ठीक। कहाँ पर पाया जाएगा ये, आप प्लेटियल मेंथिस को छोड़ दोगे, प्लेटियल मेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक के सारे एनिमल्स में इसी तरीके का बॉडी प्लान पाया जाएगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। बाद इसके हम लोग बात करें किसी सिमेट्री के, पहले देखो इसको बनाना चाहो तो ये बड़ी बेहतरीन चीज है सिमेट्री। क्वेश्चन जहाँ से बनेगा अभी मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। सिमेट्री किसी भी बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली अगर हम काटना चाहें तो उसको हम दो एक्सिस में बहुत आसानी से बांट सकते हैं। जहाँ पर किसी भी बॉडी को हम इक्वली हाफ में बांट लें उस बॉडी को हम सिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं। जैसे ये बोतल, हम हाफ, दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको आप देखते हो जिनको हम दो इक्वल हाफ मतलब उनको हम बांट सकते हैं। जैसे अब ये एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, दो इक्वल हाफ में बांट के दिखाओ इसको, बटेगा? इसको बांट के दिखाओ, नहीं बटेगा। इसको बांट के दिखाओ, नहीं बटेगा। इसको बांट के दिखाओ, इसको बांट के दिखाओ, ये भी बढ़ जाएगा। मतलब ये स्फेरिकल बॉडी है तो हम इसको इक्वली हाफ में बांट सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन एक्सिस कैसी होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए। तो जब हम बॉडी को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या जिस बॉडी के अंदर डिवीजन यानी उसको हम इक्वली हाफ में बांटने की काबिलियत रखते हैं तो वैसी बॉडी को हम सिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं। जिसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है उसको हम एसिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस की बात करें आप, वो एसिमेट्रिकल बॉडी होती है। एक कोई इरेगुलर शेप का हम स्टोन देखते हैं, पत्थर देखते हैं, जैसे ये सब पत्थर ही तो है, इसको हम अगर बांटना चाहें तो इक्वल हाफ में तो हम इसको बांट नहीं सकते। इसका मतलब कि जिसके अंदर सिमेट्री है, जिसके अंदर सिमेट्री नहीं, जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है, जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है उसको हम बोलते हैं बेटा एसिमेट्रिकल। जिसके अंदर सिमेट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल बॉडी में एग्जांपल आता है आपका लाइक स्पॉन्जेस, ठीक है। मोस्टली स्पॉन्जेस एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को छोड़, स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, इसके अंदर रेडियो सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्रिकल में दो टाइप की सिमेट्री होती है, हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड में ही चीजों को लिखेंगे। जैसे एसिमेट्रिकल लिखा है, एसिमेट्रिकल के बाद हम लिखते हैं क्या यहाँ पर, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के बाद हम लिखते हैं क्या, बाइलेटरल। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इस चीज को दिखाता है कि इसी क्रम में हमारे एनिमल्स के अंदर मॉडिफिकेशन भी हुआ, हमारे एनिमल्स के अंदर जो है सिमेट्री का भी मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब वो प्रिमिटिव से एडवांस कैरेक्टर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो शुरुआत में एसिमेट्रिकल बॉडी थी क्योंकि हम जानते हैं स्पॉन्जेस किस जो है बॉडी प्लान से बिलोंग करता है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान से, मतलब ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले एनिमल एनिमेलियम में डेवलप होने वाला एनिमल है, ठीक। उसके बाद आपका आता है रेडियल सिमेट्री। तो स्पॉन्जेस को जैसे ही हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, टीनोफोरा से ही यहाँ पर रेडियल सिमेट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री में दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक होती है बाई रेडियल,
एक सिमेट्री क्या होती है, बाई रेडियल। बाकी हम उसको जो है रेडियल में ही कंसीडर करते हैं, ये इसका एक स्पेशल टाइप का था। अब बाई रेडियल में क्या, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर हम सिर्फ दो ही प्लेन ऑफ डिवीजन बना सकते हैं। अब जैसे ये है, आप देख रहे हो, ठीक, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसा है, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, यहाँ पर हम सिर्फ दो बना सकते हैं, ऐसे एक घुमा करके इसको ऐसे, ठीक। जहाँ पर प्लेन ऑफ डिवीजन सिर्फ दो हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई रेडियल। और इसका एग्जाम्पल होता है टीनोफोरा, इसका एग्जाम्पल होता है टीनोफोरा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप ये बताएंगे कि रेडियल सिमेट्री में जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो मोर देन टू होता है। मोर देन वन करेंगे तो बाई रेडियल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ डिवीजन कितना बेटा, मोर देन टू होता है, ठीक है। मोर देन टू प्लेन ऑफ डिवीजन होता है। अब जैसे इस बॉटल को आप ले लीजिए, अब इस बॉटल को अगर हम इक्वली हाफ में बांटना चाहें तो ये एक नहीं दो नहीं, हम इसको जो है कई सारे हजारों की तादाद में इसको बांट सकते हैं, ठीक। कैसे, ये प्लेन ऑफ डिवीजन लॉन्गिट्यूडनली ही लेंगे, इसको हमने यूं काटा, ऐसे बीचों बीच से आधा हो गया, एक डिवीजन आपका, फिर हमने ऐसे लिया, देखिए इधर, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, मतलब जितना प्लेन ऑफ डिवीजन लेंगे उतने भागों में ये बटेगा। तो यहाँ पर जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है रेडियल के, रेडियल में ही यहाँ पर प्लेन ऑफ डिवीजन मोर देन टू होता है। प्लेन ऑफ डिवीजन कितना होता है, मोर देन टू होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका टीनो सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा, ठीक है। और आपका इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा एडवांस एनिमल है तो इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहीं पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म के अंदर जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है। लेकिन अडल्ट में, अडल्ट इकाइनोडर्म के अंदर जो सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा है एग्जाम में, आपसे कई बार पूछा है, ठीक है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री, जहाँ पर प्लेन ऑफ डिवीजन फिर क्या हो, ओनली वन प्लेन ऑफ डिवीजन, ओनली वन प्लेन ऑफ डिवीजन। अभी आप अपने मसूद सर को बांटना चाहो दो हिस्सों में लॉन्गिट्यूडनली, सिर्फ दो हिस्सों में ही बटेंगे, मार देना, ऐसे कट मारोगे, आधे इधर और आधे, ठीक है। जैसे किसी भी एनिमल को ले लीजिए, जैसे क्या बताया, अब आपको काट दिया तो सबको काट दिया, आपको काट के बता दिया तो सबको काट के बता दिया। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पार्ट निकलेगी ना उसमें, तो ये याद करके बैठ जाना है, भूलना नहीं है इसको, ये वाला पैनोडर्मेटा वाला। उसके बाद आपका आता है रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री के बाद क्या क्राइटेरिया बचता है हमारे पास, बॉडी कैविटी बचता है, सिगमेंटेशन बचता है, कॉम्प्लेक्सिटी बचती है ना। पहले हम देख लेते हैं उसके बारे में, सिगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेटामेरिज्म, ठीक। 2 मिनट में
भैया देखो ऐसा है सिगमेंटेशन, जैसे हमारी बॉडी है, हेड में, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटी हुई है, वैसे हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी न किसी सिगमेंटेशन में बटी है। जिसके अंदर ये सिगमेंटेशन बाय बर्थ पाया जाता है उसको हम ट्रू सिगमेंटेशन कहते हैं, ट्रू मेटामॉरिज्म कहते हैं। जिसके अंदर पैदा होने के बाद पाया जाता है उसको हम फॉल्स सिगमेंटेशन कहते हैं या सीडो मेटामॉरिज्म कहते हैं। ठीक है, और हर एक सिगमेंट को हम मेटामर कहते हैं। तो इससे जो बेस्ट स्टडी वाला जो एनिमल होता है वो हमारा होता है एनिलिडा का मेंबर सॉरी फेरेटिमा पोस्टुमा। क्या होता है? फेरेटिमा पोस्टुमा, मतलब जिसको आप केचुआ कहते हैं, तो वो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्टडी करने के लिए। ठीक, तो आप वहां पर देखो, केचुए को अगर देखोगे तो इस तरीके से इसकी बॉडी का सेगमेंटेशन होता है, रिंग लाइक होता है, इसीलिए इसको हम एनिलिडा कहते हैं। एनिलिडा का मतलब ये होता है, एनिलस का मतलब होता है रिंग, और एनिलस वाले बॉडी को हम बोलेंगे क्या? एनिलिडा। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एनिलस नाम की, मतलब एनिलस पाया जाता है और रिंग जैसी बॉडी पाई जाती है, उसको हम एनिलिडा के अंदर कंसीडर करते हैं। तो सिगमेंटेशन हम यहाँ मेटामेरिज्म बताया, दो टाइप का होता है, एक होता है आपका ट्रू मेटामेरिज्म और एक होता है क्या आपका फॉल्स मेटामेरिज्म। ट्रू आपको कब समझ में आएगा? जब आपको फॉल्स समझ में आ जाएगा, और फॉल्स कब समझ में आएगा? जब आपको ट्रू समझ में आ जाएगा। दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो सिगमेंटेशन है बच्चा, इसके अंदर ये जो सिगमेंटेशन इसका बाय बर्थ होता है, मतलब पैदा होने के बाद इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो है चीजें इसमें ऐड नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा सिगमेंटेशन या सिगमेंट इसकी बॉडी में ऐड नहीं होता है। ठीक है, जैसे तो खाली एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आपका एनिलिडा हो गया, ठीक है, आपका ऑर्थ्रोपोडा हो गया, एनिलिडा हो गया, ऑर्थ्रोपोडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट अबाउट द फॉल्स सिगमेंटेशन? कैन यू इमेजिन फॉल्स सिगमेंटेशन के बारे में? मतलब ऐसा सिगमेंटेशन, यानी कि जो आफ्टर बर्थ, यानी कि पैदा होने के बाद उसके अंदर जब सिगमेंट ऐड हो रहा है, उस टाइप के सिगमेंटेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? फॉल्स सिगमेंटेशन बोलेंगे। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, वो उदाहरण है आपका टीनिया सोडियम। इसका टीनिया सोडियम नाम तो सुना ही होगा। ये सिमरन के पेट में भी हो सकता है, राहुल राज के पेट में भी हो सकता है, राहुल के पेट में भी हो सकता है, किसी के पेट में भी हो सकता है। पेट का मतलब होता है इंटेस्टाइन, स्टमक से मत समझ। ठीक, एक मासूम से बच्चे ने सवाल पूछा कि सर, स्टमक का पीएच बहुत एसिडिक होता है,
तो अगर टीनिया सोडियम हमारे खाने के रास्ते पेट में पहुंच रहा है तो वो एंजाइम इसको मार क्यों नहीं देता है, सवाल। तो उस मासूम से बच्चे के सवाल का जवाब आप क्या देंगे? बताइए डॉक्टर ममता। डॉक्टर नायक, डू यू हैव एनी आंसर? यस। डॉक्टर उज्जवल गौरांगी, बताइए। 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ कुछ चीज को। सवाल बहुत बड़ा। नहीं जवाब मिला? देखिए, होता क्या है कि टीनिया सोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है डाइजेनेटिक। क्या होती है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब ये होता है कि द टीनिया सोडियम कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन 2 होस्ट। 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। और दोनों होस्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं आपके? ह्यूमन बींग्स और पिग। इसीलिए टीनिया सोडियम को फोर्थ टेपवर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हम फोर्थ टेपवर्म कहा जाता है। प्राइमरी होस्ट इसका मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट इसका कौन होता है? पिग होता है। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं कि ये होस्ट हमारा प्राइमरी है? हम कैसे डिसाइड करेंगे ये होस्ट इसका क्या है? सेकेंडरी है। प्राइमरी या सेकेंडरी कैसे डिसाइड? ये सवाल है। सवाल का जवाब ये है कि अ पैरासाइट or organism who complete sexual life in those organisms या those host known as the primary host। जिस होस्ट के अंदर कोई पैरासाइट अपना सेक्सुअल लाइफ कंप्लीट करता है, मतलब गैमेट्स का बनाना, फिर उसका फ्यूजन करना, तो वो उसका प्राइमरी होस्ट हुआ। जिसके अंदर दूसरी अब की फर्दर लाइफ चलती है, ठीक है, घूमने फिरने वाली, टहलने वाली, खाना खाने वाली, ये वो जो भी है, वो जिस हाउस के अंदर चल रहा है वो कौन सा होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट मैन। अब देखिए, कोई ना कोई ऐसी स्टेजेस होती होंगी जिस स्टेज के थ्रू या जिस स्टेज को पार करने के बाद ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर जाता है। फतेहपुर सीकरी से अगर आपको भरतपुर जाना है तो आपको जो है राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। और जिस स्टेज में आप भरतपुर पहुंचेंगे वो स्टेज आपकी भरतपुर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज। भरतपुर वाला बंदा यूपी के बॉर्डर के अंदर एंटर करेगा तो वो बंदा जिस स्टेज में यूपी के अंदर एंटर कर रहा है वो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। यानी कि टीनिया सोडियम की वो स्टेज जो कि कहाँ से पिग से ह्यूमन को ट्रांसफर करे, वो उसके लिए ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज। और ह्यूमन बीइंग से कहाँ पर ट्रांसफर करे? पिग को ट्रांसफर करे तो वो पिग के लिए इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है। तो सिस्टी सर्कस लार्वा, मतलब ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है टीनिया सोडियम की, जानेंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है बीच में लार्वा का फॉर्मेशन। सिस्टी सर्कस लार्वा एंटर करता है थ्रू द फूड, इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड जो होता है, फूड पोर
का जो मीट होता है वो इंसान खाएगा तो उसके अंदर उसके सिस्टिक सर्कस लार्वा भी एंटर करेंगे और वो माउथ के जरिए स्टमक को पहुंचेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ, अब आपके सवाल का जवाब मिल रहा है, इसके चारों तरफ जो लेयर होती है सिस्टिक सर्कस लार्वा के, उस वो लेयर क्या करती है, इस सेल के एग से उसको बचाएगी और फिर धीरे से थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद ये इंटेस्टाइन के अंदर पहुंची, उसने अपने आउटर कवरिंग को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद वो बाहर आया, सिस्टिक सर्कस लार्वा चेंज हुआ इसमें, अब धीरे धीरे वो एडल्ट में चेंज होना शुरू हुआ। जैसे ही वहां पर वो पहुंचा, सिस्टिक सर्कस लार्वा जैसे ही वहां पर पहुंचा, होगा क्या कि इसके अंदर जब सिस्टिक सर्कस लार्वा बाहर, सिस्टिक सर्कस लार्वा की हैचिंग हो जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे के पूरे एरिया को इसको हम बोलते हैं, कहते हैं इसको हम स्कोलेक्स, या इसको हम बोलते हैं हेड का। नीट का पहला क्वेश्चन, in whole animal kingdom, first time of cephalization starts. So what is the meaning of cephalization? इसका मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया, ऑर्गन्स डिफरेंशिएट होते हैं अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। जैसे डिफरेंशिएशन की वजह से ही आपने प्लांट्स में देखा जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो स्क्लेरेंकाइमा, पोलेनकाइमा, एरेनकाइमा और साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंशिएट होकर के अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। वैसा ही डिफरेंशिएशन हमारे आपकी बॉडी के अंदर होता है, जो लिम्फोसाइट होता है वो बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है, टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है, फिर टी लिम्फोसाइट आपका इसमें कन्वर्ट होता है किलर सेल्स में, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में, हेल्पर टी सेल्स में, सप्रेसर टी सेल्स में ये कन्वर्ट होता है। तो इसी को तो हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद आप आगे चलिए, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि जो आपका ब्लास्टोमियर सेल्स होता है मॉड्यूलर के बाद क्या करता है, अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, पेरी पेरी पर अरेंज होकर के ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनाएगा और कुछ सेल्स जो होती हैं सेल्स ऑफ रॉबर के जरिए एक मास और सिस्ट की तरह जो है अपीयर हो जाती है, जिसको इनर सेल मास कहते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बना रहा है और जो इनर सेल मास है वो जर्मिनल लेयर बना रहा है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ये तीनों जर्मिनल लेयर बन जाने के बाद यहाँ पर इनका अलग अलग ऑर्गन फॉर्मेशन करने का काम होता है और ये डिफ्रेंशिएट होती है। डिफ्रेंशिएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के परफॉर्मेंस के लिए किसी भी टिश्यू सेल्स क्या करना, अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्पेशलाइजेशन जैसा वर्ड हेड जैसा अपीयरेंस हुआ था, बट इन दिस टाइप ऑफ हेड देयर इज नो ब्रेन, देयर इज नो न्यूरॉन। कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन आप जो है हेड के संदर्भ में आप पढ़ लेते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। ये कुछ ऐसा इसका स्कोलेक्स दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके स्कोलेक्स पर शुरुआत में ही ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं रोस्टेला। ये जो दिख रहा है दो रोज आपको जो दिख रही है इसको हम कहते हैं रोस्टेलर हुक। फिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है सकल। सकल का काम यहाँ पर जो है चिपकना नहीं होता, बल्कि क्या होता है इनका काम में, हाँ मेन काम इनका चिपकना था, सॉरी। ये सकल जो होते हैं वो होते हैं 4, 3 आपको सामने दिख रहा है और एक इसके पीछे होगा। कितने होते हैं? 4, 3 सामने दिख रहा है और एक इसके पीछे। ये आपका 3 या 16 में एक सकल दिख रहा है, दूसरा साइड में, तीसरा इस साइड में, चौथा यहाँ पर पीछे, यहाँ पर। ठीक है, 4 सकल होते हैं। उसके बाद नीचे आपको छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ये दिखाई पड़ता है, क्या, स्ट्रोबिल। ये नेक दिखाई पड़ता है, ज्वाइनिंग इसकी नेक की होती है और ये प्रोसेस इसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिला। सर इतना डिटेल कहाँ बता रहा है, क्योंकि फॉल सेगमेंटेशन समझाना है आपको, फॉल सेगमेंटेशन आपको समझाना है।
ये जो स्ट्रोबिला देख रहे हो ना, ये कब है, ये जब पैदा हुआ है ना, अंडे से बाहर निकला, यानी कि जिसकी सर्कस लार्वा जो अपने आप को क्या किया, कन्वर्ट किया है। ठीक, तो अब ये क्या होगा कि इसके अंदर पिगमेंटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा लगा, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर पिगमेंटेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया। और हर एक सेगमेंट को हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड। हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, हर एक सेगमेंट को हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड। हर एक सेगमेंट को हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड। ठीक है, अब आप देखिए स्ट्रोबिला के अंदर, इस स्ट्रोबिला के अंदर कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन हुआ है। तो इस माइटोटिक डिवीजन को स्ट्रोबिला से रिलेट करके हम बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलेशन। और हर एक सेगमेंट जो आपको दिख रहा है, इस सेगमेंट को हम कहते हैं बेटा प्रोग्लॉटिड। अब ये जो प्रोग्लॉटिड्स हैं, ये प्रोग्लॉटिड्स आपको तीन तरह से दिखाई पड़ते हैं, तीन टाइप के प्रोग्लॉटिड होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका इमेच्योर, दूसरा होता है मैच्योर, और तीसरा होता है ग्रेविड। तीसरा क्या होता है, ग्रेविड। तो अब सेगमेंटेशन वाली बात खत्म हो गई, समझ लेना। ये इस तरीके का सेगमेंटेशन जो बाद में बने उसको हम फास्ट सेगमेंटेशन कहते हैं या स्यूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। बाकी सेगमेंटेशन जो आप देखते हो उसमें क्या होता है, वो आपके हायर एनिमल्स में पाए जा रहे हैं और वो आपका ट्रू मेटामेरिज्म होता है। ठीक, अब 3-16 में मैं पढ़ाई दे रहा हूँ, समझ लेना। 11th क्लास होती है तो मैं इसको यहाँ छोड़ करके फिर मैं आगे बढ़ता। प्रोग्लॉटिड तीन टाइप का हो रहा है, एक है इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। अभी आप मैच्योर हुए हो, आप ग्रेविड अभी नहीं। ग्रेविड हो गया होते तो बाल विवाह हो चुका होता बाद में। देखिए, क्योंकि ये जो आपका टीनिया सोलियम है, ये टीनिया सोलियम का नेचर होता है प्रोटेंड्री, यानी कि ये होता है प्रोटेंड्रस। प्रोटेंडर्स का मतलब ये होता है कि पहले इसमें मेल का डेवलपमेंट होगा, बाद में इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट होगा। मतलब ये साफ हो गया कि हमारा ये जो टीनिया सोलियम है, ये आपका हर्माफ्रोडाइट है। क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट है और कैसा है, प्रोटेंडरस है। मेल सेक्सुअल पार्ट का डेवलपमेंट पहले, बाद में फीमेल का हुआ। तो पहले जहां पर मेल का डेवलपमेंट हो रहा है उस वाले प्रोग्लॉटिड को हम क्या बोलते हैं बेटा, इमेच्योर। तो यहाँ पर मेल का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है बेटा, ये प्रोटेंडरस है। मैच्योर वाले में दोनों का, बोथ का डेवलपमेंट हो चुका होता है। और ग्रेविड वाले में यूटेरस जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर एग्स जो होते हैं वो भरे होते हैं। इसमें क्या होता है, यूटेरस फिल्ड विथ लॉट्स ऑफ एग्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविड। ग्रेविड का मतलब ही होता है बिल्कुल अच्छी तरीके से पका हुआ। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। कुछ और एक दो बात और बता दूं मैं आपको कि कंटिन्यूअस स्ट्रोबिला वाले रीजन में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, स्ट्रोबिलेशन हो रहा है। तो भैया यहाँ पर चीजें बनती रहेंगी तो इसकी लेंथ बढ़ती रहेगी। हर एक सेगमेंट अपने आप में एक अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व रखा हुआ है। एक टाइम के बाद जब ये पूरी तरीके से ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बन चुका होगा तो ये सेगमेंट इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा। जब वो डिटैच हो जाएगा तो ह्यूमन बींग जिसके अंदर इसका इन्फेक्शन है, जिसको हम टीनियसिस कहते हैं,
वो फीकल मैटर के साथ क्या होगा, बाहर आएगा। बाहर आएगा तो जैसे कद्दू के जो छोटे छोटे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वैसे ही ये दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसको आम भाषा में इस बीमारी को हम कद्दू दाना भी कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं टेनियस। Detachment of proglottid from the main body of the Teniasolium is known as the Gadhaev, is known as the apolysis. क्या काम? Detachment main body part of the Teniasolium is called the apolysis. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपोलिसिस कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो टेनियासोलियम है एक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है, और ये अपनी बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इस प्रोसेस को मैंने क्या बताया था, ऑस्मोट्रॉफी। क्या बताया था इसको हमने, ऑस्मोट्रॉफी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बेटा मेटामॉर्फोसिस में डिटैचमेंट नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड आया है, देखो यहाँ पर तुम दो वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस में एक्डाइसिस जो होती है, वहां पर जो उसका जो आउटर कवरिंग होती है वो रिमूव होती है, ताकि उसके बॉडी के अंदर का, यानी उसकी बॉडी के अंदर जो भी विसरल ऑर्गन्स है, उन विसरल ऑर्गन्स का प्रॉपर वे में थोड़ा सा एरिया मिल जाए एक्सपेंशन के लिए, और उनको काम करने की और ज्यादा जगह मिले, और उनका डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके। और मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में कहते हैं कायांतरण, काया के अंदर बदलाव, बॉडी के अंदर का बदलाव। मेटामॉर्फोसिस मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, अपीयरेंस हमें जो दिख रहा है, उसके अंदर चेंजेस होना होता है। और एपोलिसिस इज जस्ट अ डिटैचमेंट ऑफ द ग्रेविड सेगमेंट या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द टेनियसोलियम। सिंपल सी बात, यहाँ पर कोई हार्मोनल एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है कि पेड़ में पत्ती लगी, सूखी और गिर गई। ठीक वैसे ही है, यहाँ पर स्ट्रोबिलेशन हुआ, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बना, और फिर वो डिटैच हुआ, क्योंकि ये नीचे से इसको पुश भी कर रहा है पीछे से। मेटामॉर्फोसिस का फेनोमेना अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सिगमेंटेशन हुआ आफ्टर बर्थ बन रहा है, इसीलिए ये सिगमेंटेशन कैसा है बेटा, फॉल्स सिगमेंटेशन है, दैट इज ट्रूमेटामेरिज्म। ट्रूमेटामेरिज्म हमारे इसमें पाया जाता है आपके एमिविटा में, आर्थ्रोपोडा में, ऑर्डेटा में, इन सब में पाया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं, लिखना है इसको, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं लाला, किस पे, उसी पे जिस पे चलना चाहिए, सिलोम। सिलोम क्या है, कैसी के खाली कैविटी बोलोगे तो वो कैविटी खाली हो मान जा सकती है, वो कैविटी खाली मान जा सकती है। इसीलिए सिलोम को जब भी आप डिफाइन करिए चाहिए कि सर इट इज अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी इन विच द विसरल ऑर्गन्स आर बास्ड and internally and externally are lined by the mesodermal peritoneum. A cavity which is not surrounded by internally and externally by the peritoneum is not considered as a coelom. So there is a proper definition of the coelom, that it is internally and externally lined by the mesoderm. जहां पर mesoderm की लाइनिंग नहीं है, कैविटी है, फ्लूइड है, बट दैट इज नॉट द सीलोम। सीलोम के बारे में कहा ही यही गया है कि इंटरनली एक्सटर्नली लाइंड होगा मेसोडर्म, मतलब उस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। चलिए, आपके यहाँ पर पेट है, आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर पेट है, पेट के अंदर क्या हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, बिकॉज ये इस सीलोम के अंदर मौजूद है। ठीक है, इंटेस्टाइन सीलोम में मौजूद है।
कहते नहीं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आप देख रहे हो ना एक हिसाब से, वो आपको सीलोम की तरह काम करता है। जैसे ये आपका स्टमक है ना, ये स्टमक है, ये पैंक्रियाज है, ये छोटी आंत है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर स्कीन मौजूद है, यहाँ पर लीवर मौजूद है, यहाँ पर गॉलब्लैडर लगा हुआ है, चिपके हुए थोड़ी है सब एक दूसरे। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर फ्लूइड होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अरे सब छोड़ो, हमने तुमको ये दिखाया था कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये इसका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ये यहाँ पर जो ओवरी लगी हुई है, जब ओवा निकलता है तो डायरेक्ट इसके अंदर थोड़ी पहुंचता है। पहले ये जो आसपास की जो कैविटी है, जो सीलोमिक कैविटी, उसके अंदर घूम पहुंचेगा, और फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फिंगरी है उसको ऐसे पकड़ करके अंदर तक कर लेगा। तो ये सब जितने भी विजुअल ऑर्गन देख रहे हो ना, ये सब जिसके अंदर बात है नहाए हुए चारों तरफ से, दैट इज द सीलोम। सीलोम का काम वही होता है जो आप तो समझते आए हो, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, और साथ ही साथ क्या करता है ये जो है एक्सचेंज ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल, यानी सर्कुलेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल में भी ये काम करता है, ठीक है। किसी किसी एनिमल्स में ये जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का भी काम करेगा, जैसे आपके ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा में क्या करता है ये, ऑक्सीजन यानी कि गैसियस एक्सचेंज में भी, या जो है ये जो भी ऑक्सीजन है उसको टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है। तो दैट इज द सीलोम, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्मल, या दैट इज द पेरिटोनियम। यहाँ पर दो चीजें हैं, सीलोम के बेसिस पर जो एनिमल्स को हमने डिवाइड किया, वो तीन टाइप के एनिमल्स को बताया हमने। एक को कहा कि ए सीलोमेट, एक को कहा हमने सीलोमेट, ठीक है। एक को कहा हमने क्या, यू सीलोमेट। कल न्यूज हमने पढ़ी सुनी, बड़ा जी दिल रह गया हमारा। तुम लोगों ने भी सुना आयशा वाली कहानी? पागल थी यार वो, पागल थी वो, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ कोर्ट का सिस्टम महिलाओं के इतना बढ़िया है कि इंसान को कब्र से निकाल कर उसको पोस्टमार्टम कर दिया जाए। बाबू को समझा रहा था, बेटा तू चली जा, अगर तू नहीं है तू मर जाएगी तो हम लोग भी आत्महत्या कर लेंगे, तुझे कुरान का वास्ता है, तुझे इसका वास्ता है, तुझे मेरी करता हूँ। लेकिन लड़की तो लड़की, जो जिद कर लिया उसको करना ही है। उससे साबरमती पति पति परेशान कर रहा है। अरे अमेरिका से सीखो यार कुछ, हर साल फादर डे पे फादर बदल जाता है। पूछेगा लड़का पूछेगा मम्मी फादर डे मना रहे तो आपकी बात कौन, विलियम सी डगलस रहेंगे, रॉबर्ट नील रहेंगे? अपने यहाँ राघवेंद्र यादव है तो राघवेंद्र यादव रहेगा, राघवेंद्र शर्मा अगर हो गया, ये सब हुआ वे। हाँ, अपने यहाँ सही है, शादी होगी तो कुटी उटेगी नहीं। औरत कहेगी 7 जन्मों का साथ है तुम्हारा, गला तो 7 जन्मों का, हम पकड़े रहेंगे पुलिस जन्म में कैसे छुटकारा पा पाओगे। अभी भी हाँ, हम भी रहेंगे 7 जन्म साथ, लेकिन अंदर ही अंदर कहता कहीं यही नहीं भाई, शादी आने वाला 7 जन्म कैसा होगा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, दैट्स रॉन्ग। खैर ऐसा बात कर रहा है कि बेटी मैं जा रहा हूँ, जालन जा करके बात परेशान बात, तो बस चली गया। अच्छा दुनिया को दिखा, एक बात लग गई, पति को ये कैसी क्या करके मुझे ले चलो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पति कहता है मर जाओ, मरने के साथ साथ वीडियो बना के मुझे शेयर कर देना ताकि मैं देखूं, मुझे यकीन हो जाए। इतना दिमाग खराब है आपको तो क्या।
क्यों मरो भाई, एक ही जिंदगी मिली है, लड़ेंगे लड़ेंगे मारेंगे, मरेंगे नहीं। रास्ता है, डेथ कोई रास्ता। ऐसे लोगों की जो मोहब्बत होती है वो सीधो सीलोमेट वाली, वो सीधो सीलोमेट वाली, वो सीलोम दिखेगा लेकिन सीधो सीलोम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके न आगे न उनके पीछे, न इंटीरियर न पोस्टीरियर, चारों तरफ कोई पेरिटोनियम की लाइनिंग नहीं होती है। वो लोग अकेले होते हैं, कहते हैं मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन सीधो मजबूत होते हैं वो। अब सीधो मजबूत का मतलब सीधो की जगह कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। तो एसिलोमेट में क्या होता है? सीलोम नहीं होता। सीलोम की जगह पर जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। सीनियर सोलियम के अंदर, ठीक है। एसिलोमेटा का मेंबर कौन है? प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। सिनोफोरा और सेरेंटेटा को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। सीडोसिलोमेटा, सीडो मतलब फॉल। आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? हमारी एनसीईआरटी कह रही है ये, हमारी एनसीईआरटी कह रही है ये, हमारी एनसीईआरटी कह रही है ये, करके दिखाओ। एनसीईआरटी ये क्या कह रही? भाई ऐसा है कि ये जो बीच में आपको एरिया दिख रहा है ये तो है सीलोम, लेकिन ये जो पाउच दिख रहा है ना, ये मेसोडर्मल पाउच है, यही ना भाई? ये है मेसोडर्म का पाउच। तो इसने बताया कि सीनिया सोडियम का जो सीलोम, सॉरी एस हेलमेंथिस नेमेटोड का जो सीलोम होता है, उस सीलोम में ये जो मेसोडर्म होता है ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए से रहते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। इसलिए इस टाइप के सीलोम को हम क्या बोलते हैं? सीडो सीलोम कहते हैं। बाकी सबसे खूबसूरत तो हमारा यू वाला आता है, यू सीलोम। जैसे हम लोग हैं, हम लोग थोड़ी मरेंगे किसी की वजह से। इसीलिए बेटा हमने कहा हमेशा याद रखें लाइफ में कि अगर आपको खुश रहना है, आपको टेंशन फ्री रहना है, तो आप अपने खुशी की और आप अपने रोने की वजह मत बनने दो किसी को। जिस दिन ये चीज हो गई, आपने वजह बना दी कि तुम्हारी वजह से मैं खुश हूँ, ये वजह जब तक है ना तब तक दुनिया में दुख है, वजह मत बनने दो। तो ये हो गया आपका। तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़। देखो इधर, ये बाहर की तरफ बॉडी वॉल है इसकी, अंदर की तरफ आपको यहाँ पर दिखे गट, ठीक है। गट के बाद आपको दिखेगा क्या? ये शायद मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ। रिपीटर वाले बच्चे आपको याद है मैंने इसको वहां पर बताया था? कहाँ पर? हाँ, कॉकरोच में ही बताया था। और कहाँ बताया था? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पर हमने किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल दिखाया था। ये अंदर वाला जो मामला है ना, ये है सीलोम। ये बाहर की तरफ क्या है? एक्टोडर्म। बाहर की तरफ क्या है? एक्टोडर्म है।
अंदर की तरफ ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये क्या है आपका एंडोडर्म। ये जो दिख रहा है ये लाइनिंग, ये पेरिटोनियम की लाइनिंग है, इसी को हम बोलते हैं मेसोडर्म। ठीक, किसमें पाया जाएगा ये? एनिलिडा से आगे तक, जहां तक आप पहुंच जाएं और आपने यहाँ तक आकर के रुक जाए। जैसे आप आगे तो कुछ नहीं है क्या? नहीं, हमारे आगे कुछ नहीं, हमारे आगे कुछ नहीं तो हम किसी को अपने आगे क्यों रखें? That is the attitude. हमको नेचर ने सबसे अच्छा बनाया है तो किसी को हमसे अच्छा नहीं बना। थोड़ा सा जेलस लाओ अपने अंदर पढ़ाई को लेकर, अगर हम जोरदार बनो तो वो मत बनना, क्या साइलेंसर। तो ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, गैप को हम कहते हैं मिजेंट्री। गैप को हम कहते हैं मिजेंट्री। इसका जो डेवलपमेंट होता है दो टाइप से होता है। सेलों का जो डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में ये चीज बहुत अच्छे से समझनी होती है। इसका जो डेवलपमेंट है ये दो टाइप से है। जैसे इसका डेवलपमेंट एक है आपका साइटोसिलस और दूसरा है एंटेरोसिलस। साइटोसिलस और एंटेरोसिलस। साइटोसिलस को हम एक कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, सुन लिया वैसे, बोलना मत, प्रोटोस्टोमिया। एंटेरोसिलस को हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया या ड्यूटेरोस्टोमस। ठीक है। साइटोसिलस में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से क्या बनता है? सीलोम बनता है। एंटेरोसिलस में क्या होता है? आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटेरॉन से क्या बनेगा? सीलोम बनेगा। आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटेरॉन से सीलोम बनेगा। दोनों का डेवलपमेंटल प्रोसेस अलग अलग है लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम है। दोनों का रिजल्ट क्या है? सेम। जैसे कोई बच्चा किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ रहा है और आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, लेकिन दोनों क्या हो रहे हो? सेलेक्ट हो रहे हो। दोनों क्या हो रहे हो? सेलेक्ट हो रहे हो। तो दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का डेस्टिनेशन, दोनों की डेस्टिनी क्या है? एक है कि आप वहां पर पहुंच रहे हो मेडिकल कॉलेज में, लेकिन दोनों का जाने का जो रास्ता है वो अलग अलग है। आप आगरा से जा रहे हो, आप आगरा की कोचिंग में पढ़ रहे हो, दूसरा लड़का हैदराबाद, अहमदाबाद और या कोटा की कोचिंग में पढ़ रहा है। ठीक है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस अलग है लेकिन रिजल्ट इनका सेम ये वाला निकलेगा। कैसे? मैंने कहा कि यहाँ पर साइटोसिलस में स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होता है। जैसे अब आप गैस्ट्रोला स्टेज आपको याद होगी। गैस्ट्रोला स्टेज में क्या होता है बेटा? ये आर्केंट्रॉन की ये कैविटी बनती है और ये ब्लास्टोपोरा आपको दिखाई पड़ता है। ये तो यहाँ पर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, यहाँ पर ये मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से जो है पाउचिंग का फॉर्मेशन होता है। अगले स्टेज पर क्या होगा? अगले स्टेज पर ये होगा जो होना चाहिए, छोटा सा पाउच आपको दिखना शुरू हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है। और आगे चल करके ये ब्लास्टोपोर जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। और ये ब्लास्टोपोर इसके केस में, प्रोटोस्टोमिया के केस में ये माउथ बनाएगा और ड्यूटेरोस्टोमिया के केस में क्या बनाएगा? एनस बनाएगा। ड्यूटेरोस का मतलब होता है एनस, मतलब फर्स्ट एनस देन माउथ। प्रोटोस्टोमिया में फर्स्ट माउथ देन एनस। ठीक। तो यहाँ पर क्या है? ये इसमें भी ये आर्केंट्रॉन की कैविटी है और ये क्या पूरा गैस्ट्रोला का स्टेज आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये ये जो आर्केंट्रॉन की कैविटी है पूरी, ये ब्लास्टोपोर दिख रहा था आपको, और ये जो कैविटी दिख रही है इसको हम बोलते हैं आर्केंट्रॉन की कैविटी। और यहाँ पर होता क्या है? आउट पाउचिंग इस तरीके से, यहाँ पर होती है आउट पाउचिंग।
विदाउट पाउचिंग की वजह से आपको क्या दिखेगा भाई, यहाँ पर इस तरीके से पाउचिंग का फॉर्मेशन होगा। आगे चलकर पीएच स्टेज आपको कैसे दिखाई पड़ेगी। फाइनली ये ठीक यहाँ पर भी सेम वैसे ही चलेगा। क्या होगा भाई, आगे चलकर के ये यहाँ का एग्जाम्पल जो है, ये वाले में एग्जाम्पल जो है इसको आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, आम। अविनाश सर, अशोक सर, आम स्पेशल आम फलों का राजा है। ये हो गया आपका एनिमिडा। दूसरा हो गया आर्थ्रोपोडा। तीसरा हो गया मोलस्का। मोलस्का के बाद जितने भी एनिमल्स हैं वो सबके सब डिटोरेटोमिया में आते हैं, सबके सब एंटेरोफिलस में आते हैं। आप देखिए दोनों का प्रोसेस और डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग है, लेकिन सबसे रिजल्टेंट क्या है बेटा, सेम। ठीक, तो क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन खत्म हुआ है। कल कल हम पूरी फेरस से लेकर के इनवर्टिब्रेट यानी कि अप टू आर्थ्रोपोडा तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं एनसीईआरटी ज्यादा नहीं, जरूरत पड़े वो लेक्चर में तो निकल ही जाएगा ना भी बच्चे।